बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि पार्ट 1 में आपने देखा कि सनम मराफिल की हकीकत जाने बिना इससे दोस्ती कर बैठी थी। एक जिन से दोस्ती करने का अंजाम क्या होने वाला है, ये देखने के लिए पार्ट 2 में हमारे साथ रहिए। जब तक अम्मा दूसरी रस्सी पर एक सूट फैलाने लगी, उस दौरान उसने तमाम कपड़े रस्सियों पर फैलाकर दोनों बाल्टियां खाली कर डाली थी। अम्मा इसकी फुर्ती पर हैरान सी रह गई। ताहम मुंह से कुछ कहे बगैर अम्मा ने बाल्टियां उठाई और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ध्यान से अम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सीढ़ियों से गिर पड़ोगी। वो कहना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन जाने किस तरह इसके होंठों से ये अजीब से अल्फाज निकल पड़े। इसके लबों से इन अल्फाज का अदा होना था कि अगले ही लम्हे अम्मा का पैर फिसला और वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और वो सीढ़ियों से लड़खड़ाती चली गई। अम्मा के लबों से आजाद होने वाली चीखें सुनकर इसकी दोनों बड़ी बहनें कलसूम और महम भी कमरे से निकलकर अम्मा की तरफ दौड़ी। वो भी तेजी रफ्तारी से सीढ़ियां फैलांगती हुई अम्मा के सर पर पहुंच गई। हाय कमबख्त मनूस, मारी किस कदर काली जुबान है तेरी। अम्मा तकलीफ के बावजूद इसे कोसे जा रही थी। वो अम्मा को सहारा देने के लिए जो ही आगे बढ़ी, अम्मा ने गुस्से और नफरत से इसका हाथ बेदर्दी से परे हटा दिया। दूर हट कमबख्त, मारी मनूस कहीं की काली जुबान वाली। अम्मा के लबों से अल्फाजों का तूफान बरस पड़ा। दोनों बड़ी बहनों को जब इल्म हुआ कि अम्मा के गिरने की अजीम पेशगोई इसकी जुबान मुबारक ने की थी, तो इन दोनों ने भी बिला तकल्लुफ इसे मनहूस का लक़ब अनायत फरमा दिया और इस पर बेफसूल गुस्सा करती हुई अम्मा को सहारा देकर कमरे में ले जाने लगी। ये वाक़या इसकी मनूसियत की इब्तिदा का ऐलान साबित हुआ। इस वाक़े के बाद दिगरे होने वाले कुछ और वाक़यात ने इसकी शख्सियत पर मनहूस होने की मोहर तस्दीक साबित कर दी। वो खुद भी हैरान थी कि इसके लबों से ऐसे अल्फाज क्यों और कैसे अदा हो जाते थे। वो कुछ और कहने के लिए मुंह खोलती, लेकिन इसके लबों से निकल कुछ और जाता था। बहरहाल अम्मा की कमर की चोट शदीद थी। वो पलंग से जा लगी। जब अम्मा को कमर में दर्द की टीसें उठती, अम्मा के लबों से इसके लिए गालियां, बद्दुआएं और नए लफ्ज़ों का सैलाब सा रवा हो जाता। अम्मा इसे अपने करीब भी पटकने ना देती। अम्मा को ये खौफ दामन गीत था कि कहीं इनकी ये मनहूस बेटी किसी दिन इनकी मौत की पेशगोई भी न कर बैठे। रिश्ते तय करने वाली औरत मासी रुकैया एक दिन अम्मा से मिलने आई और इन्हें कलसूम के लिए लड़का मिल जाने की खुशखबरी सुनाकर अम्मा की तकलीफ को आधा कर दिया। आज शाम लड़के वाले अपनी कलसूम को देखने आएंगे, लेकिन ये कार्रवाई मखसूस सी हो गई। तुम रिश्ता पक्का समझो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कलसूम अपने घर की हो जाएगी। मासी रुकैया की बात सुनकर कलसूम के दिल की मुरझाई हुई कली एकदम से खिल उठी। वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। अम्मा के हुक्म पर उसने फौरन से नहा धोकर एक कम पुराना कॉटन का सूट निकाल कर पहना और हल्का फुल्का सा मेकअप करके लड़कों वालों की आमद का शिद्दत से इंतजार करने लगी। इसके उदास चेहरे पर खुशी के कई रंग लहरा रहे थे। दिल की उदास वो बंजर सरजमीन से खुशी की एक कली फूटी। कलसूम की शोखी लौट आई। वो बेबात खिलकर हंसने और मुस्कुराने लगी। सनम ने जो अपनी आपा में ये तब्दीली देखी तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सकी, और जब इसे कलसूम आपा की खुशी का राज मालूम हुआ तो एक बार फिर इसके लबों से बिला सख्त ये जुमला फिसल पड़ा कि इंतजार फजूल है, आपा वो लोग नहीं आएंगे और मासी रुकैया भी अब यहाँ कभी नहीं आएंगी। इसकी इस बात पर आपा कलसूम ने नफरत और गुस्से से इसकी तरफ देखा। चुप कर मनहूस कहेंगी और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तेरा गला दबा डालूंगी। आपा कलसूम सनम से गुस्से में बोली। शाम होते ही मेहमानों की आमद के इंतजार में मजीद शिद्दत आ गई। आपा कलसूम का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था और दिल में अनजाने खौफ ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। शाम आहिस्ता आहिस्ता सरकती चली गई और इसकी जगह रात आन वारद हुई, लेकिन मेहमान न आए। रात के बाद सुबह के बाद दोपहर और दोपहर के बाद फिर एक और शाम आ गई, लेकिन किसी ने इनके दरवाजे पर दस्तक ना दी। आपा कलसूम माँ के गले से लगकर रो पड़ी।
इनकी तो दिल की दुनिया ही जैसे उजड़ कर रह गई। आपा तुम क्यों रो रही हो? इसका पूछना था कि आपा कुलसूम ने एक जंगले से गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा। बेख्तियार आपा कुलसूम का हाथ उठा और इसके गाल पर अपनी उंगलियों का सुर्ख निशान छोड़ गया। थप्पड़ इस कदर शदीद था कि वो लड़खड़ा कर रह गई। ये मनहूस है, ये वाकई मनहूस है। इस मनहूस ने कल ही कह दिया था कि इंतजार फजूल है, आपा वो लोग नहीं आएंगे। जाने इस नहुसत की पोटरी ने इस घर में जन्म क्यों लिया है। इसे मार डालो अम्मा, वरना इसकी नहुसत हमें बर्बाद करके रख देगी। आपा कुलसूम ने भी अपनी नफरत की तलवार चलाकर इसकी हस्ती के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो सारा दिन रोती रही, लेकिन किसी ने इसे प्यार न किया। अम्मा के बाद आपा कुलसूम भी इससे उखड़ी उखड़ी रहने लगी, लेकिन वो क्या करती, तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद लौट कर नहीं आया करती। इसे लोगों की नफरत समेटने या अपने दामन में नफरत के फूल जमा करने का कोई शौक न था। इसलिए बहुत सोचने के बाद इसने ये फैसला किया कि आइंदा वो अपनी जुबान को किसी भी किस्म के जहरबाजी से बाज रखेगी। लेकिन ऐसा सोचना आसान और इस पर अमल करना मुश्किल था। एक गूंगा इंसान भी कई बार बेख्तियार कुछ कहने के लिए अपने लब खोल बैठता है, फिर तो जुबान रुकती कहाँ है, कैसे मुस्तकिल खामोश रह सकती थी। यही वजह है कि एक दिन इसने अपनी माँ बाजी को अपनी एक सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार होते देखकर कहा, बाजी आप शादी में ना जाएं तो बेहतर है। इसकी बात पर महाबाजी ने यूं ही पूछ लिया क्यों। जवाबन इसने अपनी नजरें महाबाजी के प्यारे चेहरे पर टिकाते हुए बड़े ही पुरसरार अंदाज में कहा, तुम्हारा चेहरा बेदाग ही अच्छा लगता है, अगर आधा चेहरा जल गया तो बहुत बदनुमा लगेगा। इसके आखिरी जुमले ने महाबाजी को हिलाकर रख दिया। वो ये कहकर किसी सहरज़दा इंसान की तरह चलती हुई बाहर निकल गई। शादी महम की बहुत ही अच्छी और पक्की सहेली की थी, इसलिए इसने हर किस्म के डर खौफ को दिमाग से नोच फेंका और शादी में चली गई। चंद घंटों बाद जब इसकी वापसी हुई तो वो बुरी तरह रो और तड़प रही थी, क्योंकि इसका आधा चेहरा जला हुआ था। शादी में बारबेक्यू खानों का इख्तिताम था। किसी का धक्का लगने से वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सुलगते हुए कोलों पर जा पड़ी थी, जिसके नतीजे में इसका आधा चेहरा झुलस कर रह गया था। महम का चेहरा झुलसने वाले खौफनाक वाक़े के बाद इसके मनहूस होने में जो थोड़ा बहुत शक था वो भी एकदम से मिटकर रह गया। वो खुद भी इस सूरत हाल से एकदम से परेशान हो उठती थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी जुबान को रोकने से कतई बेबस थी। जाने क्यों आज खुद इसकी जुबान बेकाबू हो जाया करती थी। इसे ऐसा लगता था जैसे कोई नदीदा कुव्वत इसके वजूद में दाखिल होकर इससे ये सब कहलवाती थी। इसकी समझ से बाहर था कि इस काम के लिए किसी भी नदीदा कुव्वत ने इसका इंतखाब क्यों किया था। सनम बेटी दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। सुबह नाश्ते से फारग होने के बाद अब्बा जान दरवाजे से बाहर निकल कर बोले। वो अब्बा जान की आवाज पर हवा के बगोले की मन दरवाजे पर आन पहुंची। कहाँ जा रहे हो अब्बा? इसने स्कूल यूनिफॉर्म का सफेद दुपट्टा सर पर टिकाते हुए दरियाफ्त किया। कहाँ जाऊंगा बेटा, मजदूरी की तलाश में जा रहा हूँ, हो सकता है आज कहीं काम मिल जाए। अब्बा जान ने दुख से जवाब दिया, रहने दे अब्बा, आप घर पर ही रहे, 3 दिन तक आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा, फिर क्या फायदा धूप में ख्वार होने का। इसके ये अल्फाज रोटियां पकाती अम्मा के कानों ने बिल्कुल वाज़ेह से सुने। अम्मा का पारा एकदम से हाई हो गया। इनका हाथ बेख्तियार एक प्लेट की तरफ बढ़ा और प्लेट फिजा में सनसनाती हुई सनम की पुश्त से जा टकराई। मनहूस मारी नखुसत की नानी, सुबह ही सुबह तू कोई अच्छी बात मुंह से नहीं निकाल सकती। तेरा बाप घर बैठ जाएगा तो हम खाएंगे क्या? क्या खाक फूकेंगे या तेरा गोश्त चबाएंगे? अम्मा ने इस कदर गुस्से और नफरत से कहा कि वो अपनी पूरी जान से लर्ज़ उठी। खाने की तुम फिक्र न करो, शाह साहब के हाथ से 3 दिन बहुत खाना आएगा, उसने फौरन कहा और झिझक कर प्लेट उठाकर मुनासिब जगह पर रखती हुई कमरे में घुस गई। सब हैरत से हैरान रह गए। इनमें से कोई भी किसी शाह साहब से वाकिफ न था। तुम क्यों अपनी जगह जम के हो? क्या वाकई बेटी के कहने पर घर बैठ जाओगे? अम्मा की तोपों का रुख अब्बा जान की सिमत हो गया। शाम के वक्त अब्बा जान मायूसी की चादर में मुंह छुपाए घर में दाखिल हुए। इन्हें कहीं भी काम न मिला था, ताहम वो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में कपड़े से ढका एक बड़ा सा थाल था जिससे लजीजा बिरयानी की महक उठ रही थी। अब्बा जान ने बताया कि काम तो कहीं नहीं मिला, लेकिन हमारे नसब का रिज़्क हमें मिल गया है। अपने मकान से 8-10 घर छोड़कर करीम शाह साहब का घर है। मोहल्ले के बहुत ही बाइज्जत और मोतबर इंसान है।
आज दोपहर इनकी बीवी वफात पा गई। ये बिरयानी इन्हीं के घर से इनका नौकर दे गया है। तमाम घरों में बिरयानी से भरे थाल पहुंचाए जा रहे थे। शाह साहब के मुलाजिम ने ये भी कहा है कि सोम तक खाना इनके घर से ही आया करेगा। ये सुनकर अम्मा ने पहली फुर्सत में इसकी तरफ देखा, लेकिन वो अतराफ से कतन बेनियाज अपनी गुड़िया को कपड़े पहनाने में मगन थी। गर्मा गर्म बिरयानी पर सब इस तरह टूट पड़े जैसे कई दिनों के फाके के बाद खाना मैसर आया हो। वैसे कुछ तो ये बात सच ही थी। एक तवील वक्त के बाद इन्हें जर्दा बिरयानी खाना नसीब हुई थी। भिंडी, गोभी, तोरी, कद्दू और दालें खा खा कर इनके चेहरे की चमक भी मांद पड़ चुकी थी। खाने के दौरान भी अम्मा और दोनों बड़ी बहनें इसे नफरत से घूरती रही। 3 दिन तक वाकई करीम शाह साहब के हाथ से कोरमा, तंदूरी रोटियां और बिरयानी पुलाव के थाल आते रहे। इन थालों में इतना खाना होता कि सब पेट भर कर खाते, फिर भी खाना बच जाता जो अम्मा रात के लिए संभाल कर रख देती। और 3 दिन तक अब्बा जान को कहीं काम भी न मिला। अलबत्ता चौथे दिन इन्हें एक ठेकेदार ने रोजाना की उजरत पर महीने भर के लिए अपने पास मजदूर रख लिया। दिन पर दिन गुजरते रहे। इसकी जुबान की नहुसत ने सारे घर को अपने लपेट में लेकर एक नाममूल सी उदासी इनका मुकद्दर बनाकर रख दी। इसकी जुबान की नहुसत के जहरीले सांप से इनके पड़ोसी भी अपना दामन न बचा सके। एक दिन पड़ोस में रहने वाली आपा सुगरा एक प्लेट में कुछ मिठाई ले हाजिर हुई और मिठाई की प्लेट अम्मा को देते हुए बताने लगी कि खैर से मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, वहाँ इसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, इसकी कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ करना। अभी अम्मा ने मुस्कुराते हुए मिठाई की प्लेट की तरफ हाथ ही बढ़ाया था कि खिलौनों से खेलती हुई सनम ने एकदम से चेहरा उठाकर आपा सुगरा की तरफ देखा और इसके लब मुतहरक हो गए। खाला, आपका बेटा अमेरिका नहीं, जेल जाएगा। इसके लबों से इनका लफाज का निकलना था कि आपा सुगरा के चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई, जबकि अम्मा एकदम से बेजान सी हो गई। बेटी, क्यों ऐसे बुरे अल्फाज मुंह से निकालती हो? मेरा बेटा क्यों जेल में जाएगा? इसने क्या जुर्म किया है जो वो जेल जाएगा? आपा सुगरा का तन बदन गुस्से की आग से सुलग उठा। इसने मिठाई की प्लेट अम्मा के हाथों से झपट कर ले ली। मिठाई क्या, अब तो जहर लेकर दूंगी। मनहूस कहेंगी, अल्लाह करे मेरे बेटे की तमाम बलाएं इस मनहूस लड़की से लिपट पड़े। आपा सुगरा चंगियारियां छोड़ती हुई चली गई। आपा सुगरा के जाते ही अम्मा इसकी तरफ लपकी और एक जोरदार किस्म के 2 थप्पड़ इसकी पीठ पर सीध कर दिए। इसने चौंक कर सर उठाया और हैरत से अम्मा की तरफ देखा। इसकी समझ में ना आ सका कि अचानक ही अम्मा ने इसे क्यों मारा था। मनहूस मारी, कभी तो अपनी जुबान को आराम भी दे दिया कर। हर वक्त कोई ना कोई बुरी बात मुंह से निकालती रहती है। मैं किसी दिन तेरी ये काली नहुसत की बड़ी जुबान ही काट डालूंगी, याद रखना। अम्मा गुस्सा करती हुई चली गई और वो फिर से खेल में मसरूफ हो गई। दूसरे दिन अम्मा डरते डरते मोहल्ले में निकली तो इनके कानों तक ये बुरी खबर पहुंची कि आपा सुगरा का बेटा जेल में बंद है। इसके तमाम कागजात जाली थे। एक दिन मोहल्ले से एक और खतून अपनी बहू के साथ इनके यहाँ तशरीफ लाई। 6 माह कबल इस औरत ने अपने बड़े बेटे की शादी की थी। बातों के दौरान खतून ने कहा, बेटे के सर पर सेहरा देखने की ख्वाहिश तो पूरी हुई, अब अल्लाह से ये दुआ है कि अपने पोते पोतियों को भी अपनी गोद में खिलाऊं। इससे पहले कि अम्मा इसकी बात पर आमीन कहने के लिए अपने लबों को हरकत भी दे पाती, जो करीब ही बैठी थी एकदम से बोल पड़ी, आपकी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, आपकी ये बहू कभी माँ नहीं बनेगी। अल्फाज ही ऐसे थे कि सास बहू दोनों को बैक वक्त आग सी लग गई। तमाम तर अदब, तमीज और लिहाज पासे पुश्त धकेल कर इन खवातीन ने अम्मा को वो खरी खरी सुनाई। वो दोनों खवातीन जब अपने दिल का गुबार निकाल कर चली गई तो अम्मा भी जबत का दामन हाथ से छोड़ बैठी और इसे बालों से पकड़कर इसे खूब मारा। वो रोती रही, चीखती रही, लेकिन ना तो अम्मा का हाथ रुका और ना ही दोनों बहनों में से कोई इसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। क्या बात है अम्मा, तुम मुझे हर वक्त क्यों मारती रहती हो? इसने हिचकियों से रोते हुए दरियाफ्त किया। मेरा बात चले तो तुझे जान से ही मार डालूं। अगले ही लम्हे अम्मा ने अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ते हुए कहा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुझे अल्लाह का वास्ता है अपनी जुबान बंद रखा कर। क्यों तू मुझे मोहल्ले में जलील करवाने पर तुली बैठी है? तू हमसे किस बात का बदला ले रही है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू आखिर चाहती क्या है? अम्मा ने जोरों को तार रोते हुए कहा। इसे अम्मा की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। जाने अम्मा को क्या हो रहा था और क्यों रो रही थी। वो हिचकियां लेती हुई सिर्फ अम्मा के हिलते हुए होंठ देख रही थी। इसने अपने घर वालों के इस रवैये की शिकायत मराफिल से कर दी, जो ये सुनकर तड़प ही उठा। सब तुम्हें मारते हैं, ये तुम मुझे अब बता रही हो? खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, फिक्र मत करो, आज के बाद कोई तुम्हें हाथ तो क्या उंगली भी नहीं लगाएगा।
آج سے میں آزاد ہو چکا ہوں، اب میں صرف چھت تک محدود نہیں ہوں، جہاں چاہے جا سکتا ہوں۔ مرافیل نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے حیرت و ناسمجھی سے دریافت کیا۔ جواب میں مرافیل نے اسے بتایا کہ پہلے وہ انہی کے مکان میں بسیرے کیے ہوئے تھا۔ اس مکان میں جو بھی رہنے آتا تھا وہ انہیں بہت ستاتا، ڈراتا اور پریشان کرتا تھا۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے کوئی اس مکان میں زیادہ دن ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ اس کہانی کا آخری حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 کا وزٹ کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔